नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, खुश होगे और पढ़ रहे होगे। बेटा, आज हम हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे और मुझे बहुत खुशी हुई कि इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था, इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट डाला था, वो आप सभी को बहुत पसंद आया। बहुत से बच्चों ने वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू बेटा, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे। आपको ऐसे ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेटा, आपको लगातार जो है तैयारी करती रहना है और कामयाब होना है। बेटा, जहाँ कोशिशों की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अपनी किस्मत को कभी मत कोसना। ये मत सोचना है कि मेरी किस्मत में ये जॉब नहीं है, बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना, क्योंकि कोशिश करना एकमात्र उपाय है बेटा कामयाबी पाने के लिए। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चाहे कोई भी आपको ये कहे कि तुम नहीं कर सकते या इससे नहीं होगा, ये आप शांत रहकर बस तैयारी करते रहना है, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपकी कामयाबी तो शोर अपने आप मचा देगी। आपको तो सिर्फ शांत रहकर पढ़ना है। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूर सागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग वैदज्ञपूर्ण प्रसंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बेटा भ्रमर गीत प्रसंग। नेक्स्ट है बेटा, वल्लभाचार्य ने किसी पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो इसका आंसर होगा सूरदास जी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो नेक्स्ट है बेटा, सूरदास की भक्ति का क्या रूप है? इसके सूरदास की भक्ति का रूप है बेटा साख्य। तो और जो तुलसीदास जी हैं उनका क्या है? दास्य। तो याद रखना, सूरदास जी का साख्य और तुलसीदास जी का दास्य। ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा, भ्रमर गीत से तात्पर्य क्या है? तो भ्रमर गीत से तात्पर्य बेटा भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की आत्माभिव्यक्ति के गीत। नेक्स्ट है बेटा, गोपियों ने भ्रमर को ही अपने उपालभ का माध्यम क्यों बनाया? तो इसका आंसर होगा बेटा साहित्य में भ्रमर विश्वासघात और स्वार्थ का प्रतीक है। कृष्ण भी इसी के अनुरूप थे। नेक्स्ट बेटा, आज क्वेश्चन का लेवल जो है वो पहले से बहुत अच्छा है और नेक्स्ट में इससे भी अच्छा होगा। हर बार मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाती रहूँगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन दूंगी आपको। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बेटा, सूरदास ने अपने सूर सागर में कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? तो आंसर है बेटा इसका 3। नेक्स्ट है, भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? तो इसका आंसर है बेटा 10। नेक्स्ट बेटा, सूर के भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना। नेक्स्ट है बेटा, तुलसीदास के किस काव्य में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो कृष्ण गीतावली। क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास के किस काव्य में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है? तो आंसर होगा बेटा कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट है, रीतिकाल में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किस कवि ने किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रीतिकाल में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किस कवि ने किया? तो आंसर होगा बरकत उल्लाह प्रेमी ने। बरकत उल्लाह प्रेमी ने। नेक्स्ट है बेटा, आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा में क्या विशेष परिवर्तन देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा राधा कृष्ण और गोपियों का जन सेवक के रूप में प्रस्तुत किए जाना। नेक्स्ट बेटा, आधुनिक काल में सर्वप्रथम भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किसने किया आधुनिक काल में? तो आंसर होगा बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आधुनिक काल में किस कवि के भ्रमर गीत प्रसंग में सूर के हृदय की बेबसी और नंददास की तर्कप्रियता दोनों ही देखी जा सकती हैं? तो आंसर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये दो क्वेश्चन का एक मिलाकर बनाया गया है। आधुनिक काल में किस कवि के भ्रमर गीत प्रसंग में सूर के हृदय की बेबसी और नंददास की तर्कप्रियता दोनों ही देखी जा सकती है? तो आंसर होगा बेटा जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है बेटा, सूर की काव्य भाषा क्या है?
तो सूर की काव्य भाषा है बेटा ब्रज। नेक्स्ट है बेटा, अष्टछाप का वह कवि कौन था जिसका एक पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे थे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से सुनना। अष्टछाप का वह कवि कौन था जिसका एक पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे थे। तो आंसर होगा बेटा परमानंद दास। इसको ऐसे याद कर लो कि उसको इतना परम आनंद आ गया कि वो बेहोश हो गया। ठीक है, परम आनंद दास, उसको इतना परम आनंद आ गया कि वह बेहोश हो गया। नेक्स्ट बेटा, मीराबाई की काव्य भाषा क्या है। तो मीराबाई की काव्य भाषा है बेटा राजस्थानी। मीरा के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो आंसर होगा वेदनासिक्त काव्य। नेक्स्ट बेटा, निम्न में कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है। तो आंसर होगा सुदामा चरित्र। अब कौन सी है वो भी पढ़ लेते हैं। राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और नरसिंह जी का मायरा या माहेरो। ठीक है, तो राग गोविंद, गीत गोविंद टीका और नरसिंह जी का मायरो, ये मायरा भी आ जाता है कई बार। तो ये तीन जो हैं मीरा जी के हैं और सुदामा चरित्र ये उनका नहीं है। नेक्स्ट बेटा, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, रसखान जी। अब प्रेम वाटिका, तो रस का पान कहाँ किया जाएगा, जहाँ प्रेम होगा, है ना। तो इस तरह से आप याद कर लो कि प्रेम वाटिका में रस का पान किया जाता है, रसखान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जहांगीर ने किस कवि को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था। तो किसको मरवा दिया था, गंग कवि को। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नर काव्य की रचना करने वाले किस कवि को अपने समय का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया था। तो ये है गंग कवि। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, दृष्टकुट पद से क्या तात्पर्य है। आंसर होगा व्यंजनार्थ के पद। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटा, अवधी भाषा में सर्वप्रथम कृष्ण काव्य संबंधी हरिचरित्र की रचना किसने की। तो आंसर होगा लालच दास। क्वेश्चन फिर सुनो, अवधी भाषा में सर्वप्रथम कृष्ण काव्य संबंधी हरिचरित्र की रचना किसने की। तो आंसर होगा बेटा लालच दास। तो उसे क्या था, कृष्ण का लालच था। ठीक है, इस तरह याद कर लो कि अवधी भाषा में सर्वप्रथम कृष्ण काव्य संबंधी हरिचरित्र की रचना किसने की, लालच दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अवधी भाषा में रचित कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। तो आंसर होगा लक्ष्यदास। ठीक है, लक्ष्यदास। नेक्स्ट है बेटा, और बेटा अपने इसी चैनल पर मैं एनसीईआरटी भी करवा रही हूँ, तो आपको एनसीईआरटी की वीडियो भी ज़रूर देखनी है। वो जब तक आप एनसीईआरटी कवर नहीं करोगे तो अकेले हिंदी साहित्य पढ़ने से, क्योंकि हिंदी साहित्य बनता कहाँ, एनसीईआरटी से ही, तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। वे वहाँ से पढ़ो या कहीं और से भी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी मैं भी करवा रही हूँ इसी चैनल पर, तो आपको ज़रूर पढ़नी है। और मैंने अलंकार भी ट्रिक के साथ करवाए हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर अलंकार की वीडियो ज़रूर देखना, मैंने हाथ से लिख कर बनाए हैं नोट्स और ट्रिक से करवाए हैं, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और मैंने मुहावरे, लकोक्तियाँ, वाक्यांश के लेख, शब्द और बेटा ये पर्यायवाची बहुत सारे करवाए हैं, इससे बाहर परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करना और ऐसे ही तैयारी करते रहना। और इसकी भी बेटा मैं आपको 100 वीडियो दूंगी, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और मैं जल्दी जल्दी दूंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है। तो हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं बेटा स्वामी रामानंद। नेक्स्ट है बेटा, किस महाकवि को नाबादास ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तथा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। तो वो है तुलसीदास जी। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन है बेटा, जैसे किस महाकवि को नाबादास ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। तो तुलसीदास को कहा है। और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के पास सबसे बड़ा लोकनायक किसको माना है, तुलसीदास को। तो इन दोनों नाबादास और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों के अकॉर्डिंग है जो, वो तुलसीदास मानना, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, ये दोनों में से अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा, रामचरितमानस की रचना किस संवत में आरंभ हुई। तो आंसर होगा संवत 1631 में। नेक्स्ट है बेटा, तुलसीदास के जीवन में वह कौन सी घटना थी जिसने उसे राम भक्ति के लिए
प्रेरित किया और उसे युग प्रवर्तक बना दिया। तो क्या था, वो पता था ना कि पत्नी के प्रति अत्यधिक प्यार करता था वो, है ना। और फिर पत्नी के द्वारा क्या हुई, कठोर प्रताड़ना के कारण उसने धमका दिया था ना कि आप जो है भगवान के प्रति इतना अनुराग करो तो जाने। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली को आधार बनाकर किस कवि ने तुलसीदास नामक प्रबंध काव्य की रचना की? तो आंसर होगा बेटा निराला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली को आधार बनाकर किस कवि ने तुलसीदास नामक प्रबंध काव्य की रचना की? तो इसमें ये भी आ सकता है कि ये कौन सी रचना है, तो ये प्रबंध काव्य रचना है। और क्या है, तुलसीदास में किसका वर्णन है, तो तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली को आधार बनाकर लिखा गया है। और किसने लिखा है, निराला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो संवत 1680 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तुलसीदास की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बेटा रामचरितमानस। नेक्स्ट है बेटा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तुलसीदास द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा बेटा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में कौन सा ग्रंथ तुलसीकृत है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण गीतावली। तुलसीकृत कौन सा है? कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट है बेटा, तुलसीदास ने बीमारी से मुक्त होने के लिए किस ग्रंथ की रचना की? यानी कि जब तुलसीदास जी का अंतिम समय आ गया था और वो बहुत बीमार थे, तो उन्होंने जो है अपने शरीर से मुक्ति के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने की थी बेटा हनुमान बाहुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार परीक्षा में आता है, इसको ध्यान रखना, हनुमान बाहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तुलसीदास का दार्शनिक चिंतन है समन्वयवादी। तुलसीदास का दार्शनिक चिंतन कौन सा है? समन्वयवादी। नेक्स्ट है बेटा, रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? तो वो क्या है? महाकाव्य। तुलसीदास का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो रामज्ञा प्रश्नावली। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा कि रामज्ञा प्रश्नावली में जो है किसका वर्णन किया गया है? तो ये ज्योतिष संबंधी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है बेटा, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज। यानी कि बेटा इस तरह आप याद कर सकते हो कि ब्रज के जो लोग हैं बहुत ही विनय प्रिय होते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, तुलसीदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो तुलसीदास जी जो है संप्रदाय रहित थे। आंसर क्या होगा? तुलसीदास जी संप्रदाय रहित थे। नेक्स्ट है बेटा, रामचरितमानस का अंगिरस क्या है? तो इसका आंसर होगा शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा में कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है साकेत। नेक्स्ट है बेटा, राम भक्ति धारा में रसिक संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक हैं, कौन है? अग्रदास। क्वेश्चन दोबारा सुनो, राम भक्ति धारा में रसिक संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक हैं, कौन है? अग्रदास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट है बेटा, तुलसीदास की भक्ति का क्या रूप है? तो तुलसीदास जी का कौन सा है? बताओ, दास्य। और सूरदास जी का साख्य, ये हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट है बेटा, रीति शब्द का आशय क्या है? ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में बार बार, तो आंसर होगा काव्यांग निरूपण। नेक्स्ट है बेटा, ऋतिकाल नाम किसने दिया? तो आंसर होगा आचार्य शुक्ल। ऋतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आंसर होगा बेटा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसको आप कैसे याद करोगे? क्योंकि श्रृंगार करना पूरे विश्व में पसंद है, इस तरह याद कर लो कि यह रीति चल चुकी है कि श्रृंगार करना पूरे विश्व में जो है एक प्रसाद के रूप में है, सबको पसंद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो रीतिकाल की समय सीमा है बेटा संवत 1700 से 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल काव्य धारा का मुख्य विषय क्या है? तो रीतिकाल काव्य धारा का बेटा मुख्य विषय है श्रृंगार। अब इसमें ये श्रृंगार बेटा शुद्ध अशुद्ध में लिखा जाता है, तो इसमें से जो है रे को हटा दिया है
अब श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, आप इसको ध्यान देना इस पर। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, रीतिकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? आंसर होगा केशवदास। लक्षण, रीतिकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा बेटा केशवदास, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है बेटा, रीतिकालीन काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा राष्ट्रीय चेतना का उच्चतम विकास हुआ। राष्ट्रीय चेतना का उच्चतम विकास हुआ। नेक्स्ट है बेटा, रीतिकाल के कवियों की काव्य प्रतिभा को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहकर किसने अल्प ज्ञान का परिचय दिया? तो आंसर होगा बेटा मार्कंडेय वाजपेयी। आंसर क्या होगा बेटा? मार्कंडेय वाजपेयी। नेक्स्ट है बेटा, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष किस आलोचक ने लगाया? तो आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी धारा रीतिकाल की नहीं है? तो रीति लक्षण नहीं है, रीति मुक्त भी है, रीति सिद्ध भी है और रीतिबद्ध भी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी इतनी अच्छी जो है ट्रिक से करवाऊंगी इनको तीनों को कि आप कभी नहीं भूलोगे, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध की। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, रीति मुक्त काव्य धारा से क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा वह काव्य धारा जिसके कवियों ने स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया है। नेक्स्ट है बेटा, निम्न में कौन रीतिबद्ध नहीं है? आंसर होगा बिहारी। नेक्स्ट है बेटा, रीति सिद्ध कवि हैं जिन कवियों ने रीति एवं लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति की उन्हें भलीभांति जानकारी थी, जिसका उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में उन्होंने किया है। ठीक है। तो इस नेक्स्ट है बेटा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेटा जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं जल्दी डालूंगी। ठीक है। निम्न में कौन रीति सिद्ध कवि हैं? तो ये है बिहारी। मैं इनकी वीडियो आपको नेक्स्ट जरूर दूंगी। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर काव्य सृजन किया वे किस श्रेणी में आते हैं? तो आंसर होगा रीति सिद्ध श्रेणी में। नेक्स्ट है बेटा, रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा पहले जो सत्य हैं वे पढ़ लेते हैं। इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही है और ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे। नेक्स्ट है, इन कवियों को अपने प्रिय से प्रेम के प्रतिपादन की अपेक्षा रहती थी। ये सत्य है और असत्य है। इनका प्रेम प्रभु श्री कृष्ण के प्रति था, क्योंकि ये तो सारे श्रृंगारिक थे ना, तो प्रेम में इनका भगवान के प्रति प्रेम था ही नहीं। तो नेक्स्ट है बेटा, यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ तलवार की धार पे दावनो है। पंक्ति के रचयिता कौन है? बोधा जी। नेक्स्ट है बेटा, रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है क्या है? संयोग के समय भी वियोगी की आशंका। नेक्स्ट है बेटा, इश्कनामा के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा बोधा। इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इश्कनामा किसकी है? बोधा की। नेक्स्ट है बेटा, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव जी को। नेक्स्ट है बेटा, केशव की किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो आंसर होगा रामचंद्रिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, केशव की किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रामचंद्रिका को। नेक्स्ट है बेटा, रामचंद्रिका की रचना किस ग्रंथ की प्रतिस्पर्धा में हुई है? तो रामचरितमानस की में। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है बेटा, रामचंद्रिका का मूलाधार ग्रंथ क्या है? तो इसका रामचंद्रिका का मूलाधार ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। नेक्स्ट है बेटा, रामचंद्रिका लोक प्रसिद्ध नहीं हुई क्यों नहीं हुई बेटा? क्योंकि इसमें लोक मंगल की भावना का अभाव है। नेक्स्ट है बेटा, रामचंद्रिका को किस कवि ने अनुपम माना है? तो रामचंद्रिका को किस दृष्टि से अनुपम माना जाता है? तो संवाद की दृष्टि से। इसके संवाद बहुत अच्छे हैं,
इसलिए इसको अनुपम माना गया है। नेक्स्ट है बेटा, उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार केशव ने रामचंद्रिका की रचना कितने दिन में की थी? तो इन्होंने, आंसर होगा 1 रात में। तो रामचंद्रिका की जो है रचना कितने दिन में की गई थी? 1 रात में। नेक्स्ट है बेटा, निम्न में कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो वीर सिंह देव चरित, ये भी केशव जी की है। वैराग्य संदीपनी, विज्ञान गीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर सिंह देव चरित और वैराग्य संदीपनी और विज्ञान गीत, ये क्या है? केशव जी की हैं, लेकिन रसिक प्रिया जो है इनकी नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रय में कौन सा कवि रहा है? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रय में कौन सा कवि रहा है? तो वो रहे हैं बेटा मतीराम जी। नेक्स्ट है बेटा, मतीराम किस धारा के कवि हैं? तो ये है रीतिबद्ध के। नेक्स्ट है बेटा, मतीराम ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो उन्होंने साहित्यिक ब्रिज में जो है रचना की। नेक्स्ट है बेटा, कौन सा कवि वीर रस का है? तो भूषण जी वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट है बेटा, कवि भूषण को भूषण नामक उपाधि किसने दी? तो किसने दी? चित्रकूट नरेश रुद्रदेव ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का ध्यान रखना। किसने दिया? चित्रकूट नरेश रुद्रदेव ने। नेक्स्ट है बेटा, कवि भूषण ने किस लक्षण ग्रंथ की रचना की? तो आंसर होगा शिवराज भूषण की। नेक्स्ट है बेटा, भूषण किस रस के कवि हैं? तो आंसर होगा वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट है बेटा, रीतिकाल में प्रतिनिधि राष्ट्र कवि कौन था? तो आंसर होगा भूषण जी। नेक्स्ट है बेटा, रीतिकाल में किस कवि ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु उनका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता रहा है? तो आंसर होगा बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो आंसर होगा बेटा जयपुर नरेश जयसिंह के जो है ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीतिकाल का कौन कवि अपनी मात्र एक रचना से ही अमर हो गया? तो आंसर होगा बिहारी। रीतिकाल के किस ग्रंथ पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो आंसर होगा बेटा बिहारी सतसई। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव माना जाता है? तो ये अमरूक शतक, गा सतसई, आर्य सप्तशती, तीनों का ही जो है बिहारी सतसई पर प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट है बेटा, बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है? तो ये श्रृंगार प्रधान रचना है। नेक्स्ट है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर होगा बिहारी सतसई। नेक्स्ट है बेटा, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा, देव एवं बिहारी में छोटा एवं बड़ा सिद्ध करने के झगड़े का जन्मदाता कौन है? तो कौन है ये? मिश्र बंधु। यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो, मिश्र बंधु यानी कि मिश्री की तरह मीठे बने रहते हैं और देव और बिहारी में दोनों में छोटा बड़ा करके झगड़ा करवाते रहते हैं। इस तरह से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, बिहारी सतसई किस राजा की प्रेरणा से लिखी गई है? तो बिहारी सतसई किसकी लिखी गई है? राजा जयसिंह की। नेक्स्ट है बेटा, रीतिकाल के किस कवि ने अनेक आश्रयदाताओं के दरबार में भटकना पड़ा? तो देव को जो है अनेक आश्रयदाताओं के दरबार में भटकना पड़ा। नेक्स्ट है बेटा, देव ने सर्वप्रथम किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका आंसर होगा भाव विलास की। देव ने सर्वप्रथम किस ग्रंथ की रचना की? भाव विलास की। नेक्स्ट है बेटा, निम्न में कौन सी रचना देव की नहीं है? तो जो है वो पढ़ लेते हैं, नखशिख, काव्य रसायन और जाति विलास, ये देव की रचनाएं हैं, लेकिन ललित ललाम उनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, देव रचित रस विलास में आंसर है स्त्रियों के भेदों भेद तथा नायिका भेद प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट है बेटा, देव का पूरा नाम क्या है? तो देव का पूरा नाम है देवदत्त। नेक्स्ट है बेटा, देव का जन्म कहाँ हुआ? तो देव का जन्म इटावा में हुआ। नेक्स्ट है बेटा, घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति क्या है? तो आज हमने ये बेटा 100 क्वेश्चन किए, तो ऐसे ही मैं आपको 100 क्वेश्चन की
जो है वीडियो देती रहूँगी और इस तरह से मैं आपको पूरे 100 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी। और जो जैसे आधुनिक काल है, रीति काल है, भक्ति काल है और बेटा ये सारे काल है ना, इनकी भी मैं जो इनके नाम दिए हैं विद्वानों ने, उनको भी मैं ट्रिक से आपको याद करवा के वीडियो दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।